बिकॉज आर अल्टीमेट गोल कि आप ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, सब कुछ करो। तो इसलिए जिस है मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, फिर उसके बाद हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने जो आपको बताना था, सोल्यूशन चैलेंज, गूगल एपैक सोल्यूशन चैलेंज। जिन जिनको नहीं पता, दीज आर ऑल द कंट्रीज विच आर इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। गूगल की तरफ से एक हैकाथॉन है जो कि सोल्यूशन चैलेंज के नाम से हर साल होता था। इस दफ़ा सिर्फ ये एपैक रीजन का हो रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन का। पहले ये जो है पूरे ग्लोबली पूरी दुनिया का होता था, ठीक है। बेस्ट चीज़ जो इस दफ़ा इसके अंदर हो रही है, सबसे मज़े की चीज़ के कितनी 10 कंट्रीज हैं, और पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि साउथ एशिया में से सिर्फ पाकिस्तान एक कंट्री है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके 1 से 4 बंदों की टीम हो सकती है। और सबसे मुझे जो पर्सनल मजे की चीज इसलिए लगी है, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि जो ग्रैंड फिनाले इसका होगा वो इन पर्सन होगा। इसका मतलब कि टॉप 10 टीम्स जो हैं वो फिलिपाइंस जाएंगी फॉर फिनाले, फाइनल के लिए। और वो सारा स्पॉन्सर्ड होगा, गूगल स्पॉन्सर करेगा। बाकी उसके अलावा जो है वो विनिंग प्राइसेस इसके $5,000 के करीब हैं, 2,000 1,000 मिला के। तो खैर द पॉइंट इज के यार मैंने शेयर ही नहीं की हुई स्क्रीन, माशाल्लाह। ये था। सो खैर मैंने आवाज़ आपको आ गई होगी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। दिस इज द एपैक रीजन सोल्यूशन चैलेंज, ठीक है। ओवरव्यू आप देख सकते हो। ये कैश प्राइस, टॉप 10 टीम्स जो हैं वो इन पर्सन फिनाले होगा। टॉप 10 टीम्स जो जाएंगी, इंटरनल बात है अभी तो खैर। एंड या दिस इज द थिंग। और आपको इसकी अगर आप FAQs पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होने चाहिए हो, देन आपको किसी भी आप JDGOC का पार्ट होने चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर दिस, ठीक है। और आपकी एक टीम होनी चाहिए इस तरह से। तो मल्टीपल हैकाथॉन्स के पार्टिसिपेशन हैं। तो या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि आपको लाजमी, आई वुड से, हारो जीतो जो भी करो वो अलग बात है, पार्टिसिपेट लाजमी करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्री है वैसे भी, पार्टिसिपेशन कौन सा पैसे ले रही है। दूसरी जो मैंने आपको बतानी थी, डेट इज़ बेसिकली द नेस्कॉन, फास्ट इस्लामाबाद का इवेंट होता है। आई ऑलरेडी शेयर्ड, मेरा ख्याल है मैंने इसका ग्रुप के अंदर मैसेज भी किया है। तो यू कैन जस्ट गो टू जो भी आपको इधर पसंद आ रहा है इवेंट आपने जाना है, उसके ऊपर आप जाएं, रजिस्टर करें। फॉर एग्जांपल ये हैकाथॉन है, ठीक है। तो इस AI हैकाथॉन पे आप आ गए, चल जा भाई, सिर्फ दिखा के मैंने आगे निकलना है। आका। सो आप AI हैकाथॉन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की। अगर आप 2 बंदे हो तो ऐड पार्टिसिपेंट करके दूसरे की इन्फॉर्मेशन फिल करो, 3 हो तो ऐड पार्टिसिपेंट करके तीसरे की इन्फॉर्मेशन फिल करो। यहाँ पे जो हमारा रेफरल कोड है वो ऐड करो, एंड देन सबमिट रजिस्टर। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और आपने ऑब्वियसली वहाँ पे रहना भी होगा, तो अकोमोडेशन के लिए सिंपल जो अकोमोडेशन का पैकेज है इनका, वो आप इधर ऐड कर दो, बस डेट्स ऑल, ठीक है। सो या दैट इज द सेकंड हैकाथॉन जिसके बारे में आपको कंपटीशन के बारे में बताना चाह रहा था। थर्ड वन इज बेसिकली द सॉफ्ट टेक। ये फास्ट लाहौर का कंपटीशन होता है, एंड ये नेस्कॉन के बाद आएगा, या नेस्कॉन के बाद आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव कंपटीशन जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड यू विल गेट टू नो कि भाई आप कितने पानी में हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। सो या दीज वर 3 मेजरली जो मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको बता दिया। बाकी आप टेक सॉफ्ट टेक वाले की डेडलाइन, वो आपको ग्रुप के अंदर मेरे ख्याल से लिंक्स आ जाएंगे। वो एक एक चीज़, क्योंकि बिकॉज नेस्कॉन में भी हम एज अ पार्टनर हैं, सॉफ्ट टेक में भी हम एज अ पार्टनर हैं। जो सोल्यूशन चैलेंज है उसमें तो JDGOC खुद ही, विदाउट JDGOC आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल है वो ग्रुप में आपके पास ना आ जाएंगी। नूप सारी की बता देना, क्या मतलब। हाँ हाँ, वो डेडलाइंस मैंने बोला है, वो वहाँ पे अभी नेस्कॉन का आ गया ना। इसी तरह से मेरे ख्याल से आफ्टर ईद शायद, या ईद के अंदर ही सॉफ्ट टेक का भी आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर सॉफ्ट टेक की सारी इन्फॉर्मेशन पास हो रही होगी, नेस्कॉन वाले में नेस्कॉन की हो रही होगी। सोल्यूशन चैलेंज भी हम नज़दीक ही, इसके सोल्यूशन चैलेंज में भी इवेंट होस्ट करेंगे, सोल्यूशन चैलेंज के ऊपर भी। तो उसका भी हो जाएगा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अब हम अपना लेक्चर में चलते हैं। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आ जाओ। आज के टॉपिक का नाम है, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया हो, डेट इज रैग। हाँ, सॉफ्टवेयर का ग्रुप बना हुआ है यार, उसमें मैं ग्रुप शेयर लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, सो आर टुडेज टॉपिक इज रैग।
रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को बता सकते क्या है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग? किसी ने कोई वर्ड सुना हो, लैंगचेन पढ़ते हुए, कोई रिसर्च करते हुए सामने आ गया हो? एनीथिंग? कोई सिंपल वे में समझा सकता है क्या है रैग? ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज से हमारा स्टार्ट होगा। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त पूरी मार्केट में यही चल रहा है, हर जगह पे यही चल रहा है, इन अ वे और अनदर वे, किसी एक फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में। सिर्फ ओवरऑल देखोगे तो चल रहा ही रहा है हर जगह पे अब। बट कोई बता सकता है व्हाट इज रैग? यार हारिस तो रोता क्यों है बार बार? अच्छा, वी गिव इनपुट टू आवर चैटबॉट, एक्सटर्नल फीड डेटा टू एलएलएम, वी गिव इनपुट डेटा टू आवर चैटबॉट। ठीक हो गया। हम्म, प्रीटी मच इट। ऑब्वियसली आप लोगों को बेसिक्स उसका आइडिया ऑलरेडी है ही है। uh, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता रैग क्या है। आप लोग चैट, अब तो खैर ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया, जब हमने इसको स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2023 के अंदर, तब तो ये बड़ी न्यू न्यू एक डोमेन में काम हो रहा था इस पे। तब ना चैट जीपीटी के अंदर भी पीडीएफ अपलोड का ऑप्शन नहीं आया था, तब आप सिंपल चैट कर रहे होते थे, चीजें कर रहे होते थे। तो तब जो सबसे बड़ा इशू आ रहा होता था ना, तब इशू क्या आ रहा था? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास 2022 में नवंबर के अंदर चैट जीपीटी आया, फिर उसके बाद एक पूरी लाइन लग गई मल्टीपल मॉडल्स के आने की। ठीक है। अब 2022 के अंदर जब आपके पास चैट जीपीटी आया, अब 2000 तो चैट जीपीटी के आने के बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आई? आपके पास एक एलएलएम तो आ गया था, बट वो एलएलएम एक आपको याद होगा कि देयर वाज अ टाइम जब आपको फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन पूछते थे तो आपको एक सर्टेन वो बताता था कि यार मेरा सितंबर 2021 तक का मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या मेरे पास फला मंथ तक की इंफॉर्मेशन है, बिकॉज वो तब तक के डेटा पे ट्रेंड है और उसके आगे फर्दर वो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अच्छा, तो वहां पे फिर आपके पास इवेंचुअली टूल्स आने स्टार्ट हुए, जिसमें आपने सर्च टूल देखा, फिर आपने मल्टीपल, उसमें अब रीजनिंग टूल्स भी आ गए हैं, इमेज जनरेशन के भी आ गए हैं, तो मल्टीपल चीजें अप टू डेट होती रही। इसी पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास एक चीज इंटीग्रेट हुई कि जहां पे आपको क्या किया गया कि आपको उन्होंने अपनी फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में बिल्कुल इमेजेस का आया, फिर पीडीएफ्स का आया, देन यू कैन, आप जेमिनी के अंदर तो आप वीडियोस, इमेज, एक्सेल, सीएसवी, पता नहीं क्या क्या ऐड कर देते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी इशू क्या था किसी भी कंपनी के लिए, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल का दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है एटलीस्ट यूएमटी से उनको तो शायद पता होगा, कुछ दिन पहले ये एआई ट्यूटर यूएमटी के अंदर एक चीज चल रही थी। अच्छा, अब एआई ट्यूटर उन्होंने बनाए हैं जी, उन्होंने क्या बनाया, वो क्या बात कर रहे थे कि हमने क्या किया है कि आपको जो है ना, हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का हमने एक एआई ट्यूटर बना के दे दिया, चैट जीपीटी ही, लेकिन हमने उसको अपने डेटा पे ट्रेन किया। अच्छा, अपने डेटा पे ट्रेन करने से मुराद क्या आती है यहाँ पे, कि आपने अपनी एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बुक उसको पास कर दी, और वो उससे सीख गया कि अच्छा मैंने अब जो भी इंफॉर्मेशन देनी है मैंने इस बुक से देनी है। ठीक है। सो बेसिकली आपने किया क्या, मॉडल के पास सिंपल वे में मॉडल के पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं थी, सो आपने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मॉडल को पास कर दी, दैट्स ऑल। ठीक है, एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपने लिंक कर दिया। अब ऑब्वियसली आप ये बात कर सकते हो कि सर नाउ देयर आर मल्टीपल वेज, आप गिटहब ऐड कर देते हो, आप वेब सर्च कर लेते हो, आप मल्टीपल और चीजें टूल्स ऐड कर देते हो, यस यू कैन डू दैट। अब चीजें उसमें ऐड इंटीग्रेट होती जा रही हैं। हम अभी सिर्फ रैक की बात कर रहे हैं, और रैक को आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे तो रैक की डोमेन बहुत वाइड हो जाती है, इसमें मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं, मल्टीपल तरह के रैग आ जाते हैं, एजेंटिक रैग है, मॉडुलर रैग है, मल्टीपल तरह की चीजें। अभी सिर्फ हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि एक्सटर्नल डेटा जो कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल को उसकी एक्सेस नहीं है, डेट इज योर प्राइवेट डेटा, में बी डेट इज योर समथिंग के जो सिर्फ आपकी कोई बुक हो सकती है, कोई नोट्स हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, आपका एक्सटर्नल, आपका प्राइवेट डेटा, आप उसकी एक्सेस मॉडल को दे रहे हो, और मॉडल उससे लर्न कर रहा है, उससे सीख रहा है, और आपको उसके अंदर से आंसर्स ढूंढ के दे रहा है। दैट इज रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन।
यहां तक क्लियर है? मैं इसको फर्दर और एक्सप्लेन करता हूं, यहां तक क्लियर है? इट्स प्रीटी सिंपल। वो आदमी आधे आधे लोगों को इस चीज का ऑलरेडी पता होगा, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी एक क्लियर चीज हो जाए। ठीक है, अच्छा है। अब बनाए इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑब्वियसली हेलुसिनेशंस होती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, हेलुसिनेशंस होती हैं प्रॉब्लम। तो रैग जो है उसने हेलुसिनेट किया। सो हेलुसिनेशन क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता, दिस इज जस्ट अ टर्म के फॉर एग्जांपल जब एक मॉडल जो है वो आपको ऐसा आंसर दे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने अपने से बना के आपको आंसर दे दिया, मेड अप आंसर दे दिया। आपने अक्सर ऐसी चीज देखी होगी। तो वो जो मेड अप आंसर दैट इज बेसिकली हेलुसिनेशन। ठीक है, सो ये आपके पास प्रॉब्लम आ रही होती है। वही ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अगर आप देखो तो ये इश्यूज आपके पास रहते हैं। डिकोडर बेस्ड मॉडल्स हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि टोटली हम ट्रांसफार्मर तो जरूर कहते हैं, लेकिन दीज आर ऑल द डिकोडर बेस्ड मॉडल्स। अच्छा जी, मुझे जो आपको यहाँ पे एक चीज दिखानी है, आई एम जस्ट चेकिंग कि मुझे इमेज अच्छी मिल जाए। यस, ये एक अच्छी इमेज है। ओके, होता क्या है नॉर्मली, क्या होता है नॉर्मली, होता है आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये वाले दो पार्ट जो हैं ये निकल जाते हैं, ये पार्ट नहीं होता। स्टैटिक डेटाबेस और रिट्रीवल फॉर एग्जांपल, इनको अभी आप एक समझ लो कि ये आपका डेटाबेस है और यहां से आप एक इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गेट कर रहे हो, ये दो कंपोनेंट्स आपके निकल जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते थे, आपने क्वेश्चन पूछा, वो मॉडल के पास गया, मॉडल ने उसको इन्फ्रेंस की और इन्फ्रेंस करने के बाद आपको एक आउटपुट दे दी। सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस यही हो रहा था। हमने बीच में एक चीज ऐड कर दी कि फॉर एग्जांपल हमारा एक पर्सनल प्राइवेट डेटा लगा दिया हमने। अब प्राइवेट डेटा फॉर एग्जांपल वो हमारा पीडीएफ के फॉर्म में था। जब प्राइवेट डेटा हमारा पीडीएफ की फॉर्म में था, तो अब यहां पे दो सवाल आते हैं, 2-3 कंपोनेंट्स की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको वाइंड अप करता हूं, 2-3 कंपोनेंट्स की बात करता हूं। हमें पता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी बात, जब भी हम मॉडल्स को पढ़ रहे थे, हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा कि जब भी एक मॉडल ट्रांसफॉर्मर उसके लर्न करता है, बिल्कुल स्टार्ट वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि आप एम्बेडिंग्स बनाते हो, पूरा डेटा एम्बेडिंग्स में जाता है। नाउ एम्बेडिंग्स क्या थी, सिंपल वर्ड में यार न्यूमेरिक नंबर्स थे, दैट्स ऑल, वेक्टर्स थे। ठीक है, दोज वर योर एम्बेडिंग्स। अच्छा, अब एम्बेडिंग्स क्यों बनानी जरूरी थी, उसके बारे में मैं एक चीज पढ़ी, मैंने बड़ी सिंपल आपको एग्जांपल दी थी कि एम्बेडिंग्स क्यों करते हो आप। एम्बेडिंग्स आप इसलिए करते हो बिकॉज एम्बेडिंग्स जो होती हैं वो आपकी डायरेक्शन की, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, मैंने 3 वर्ड्स बोले, एप्पल, कार, ट्रक। अब फॉर एग्जांपल जो कार है वो सेंटेंस के पहले वर्ड पे था, जैसे यहां पे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। लेट्स से कि यहां पे रिस्पॉन्सेज की जगह कार लिखा हुआ है और यहां पे बेस की जगह ट्रक लिखा हुआ है। अब दोनों वर्ड्स अगर देखा जाए तो लाइंस के बिल्कुल डिफरेंट कॉर्नर्स पे, लेकिन जब एम्बेडिंग्स बनेंगी तो चूंकि इन दोनों की जो सिमेंटिक मीनिंग है वो कंपैरेटिवली सेम है एज कंपेयर टू अनदर लाइक वर्ड, फॉर एग्जांपल एप्पल और ऑरेंज और समथिंग उस तरह से कोई भी वर्ड, तो इनकी एम्बेडिंग्स काइंड ऑफ सिमिलर होंगी। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कि अगर वो 1 है तो वो 2 होगा, ऐसा होता नहीं है, होते तो वो 0.00 समथिंग के अंदर है, बट वो 1 है तो वो 2 होगा। ये इस तरह से आपकी एम्बेडिंग्स बनेंगी। तो ये आपकी सिमेंटिक, यहां पे ये सिमेंटिक वाला वर्ड जो है ना ये बड़ा जरूरी है। जब आपके पास ये एम्बेडिंग्स बन जाती हैं, उसके बाद आपने ये एम्बेडिंग्स क्यों बनाई, आपने एम्बेडिंग्स इसलिए बनाई क्योंकि आपने क्या करवाना था, आपने सिमेंटिक सर्च करवानी थी। एक तरह की सर्च क्या होती है, एक सर्च होती है जो आपकी नॉर्मल वर्ड सर्च होती है, जिसमें आप एक वर्ड लिखते हो, एज इट इज वर्ड कहीं पे भी अपीयर होता है तो आप उसको कहते हो यार ये वाला गेट कर। एक होती है सिमेंटिक सर्च कि इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वर्ड मुझे उस वर्ड का कोई मीनिंग निकाल के दो, उसके रिलेटेड अगर कोई मीनिंग आ रहा है ना, उसके रिलेटेड कोई भी वर्ड है मुझे वो भी निकाल के दो। यहां तक क्लियर है? किसी को क्वेश्चन यहां तक? ओके। अब इशू यहाँ पे क्या आया, इशू यहाँ पे ये आया कि या आपने बोला कि सर ठीक है हमारे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, हमने डेटाबेस में उसको ऐड भी कर दिया, लेकिन वो तो टेक्स्ट में है, पीडीएफ है ना, टेक्स्ट है।
या फॉर एग्जांपल अभी हम पीडीएफ में टेक्स्ट ही ऐड कर रहे हैं, इमेजेस वाली अभी बात नहीं मैं करता, उसको भी रहने दो साइड पे। अभी पीडीएफ में टेक्स्ट है, अच्छा तो टेक्स्ट का क्या करें सर? अच्छा बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट का तो आपने बोला कि यार टेक्स्ट ठीक है, हम तो जब मॉडल बना रहे थे तो हम प्रॉपर वो टोकनाइजेशन और वो एक एक स्टेप करने के बाद हम वो टेक्स्ट को वेक्टराइज कर रहे थे, और वेक्टराइज करने के बाद हम क्या काम कर रहे थे, हम मॉडल को उस डेटा को स्टोर करके और उस पर इन्फ्रेंस कर रहे थे और फर्दर अपना आंसर लेके आ रहे थे। अब जब आपके पास टेक्स्ट में डेटा आ गया तो अब आपको डेटाबेस स्टोर करवाना है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेटाबेस बना लिया, मैंने बोला यार छोड़ो, सिंपल कोई भी स्टोरेज डेटाबेस पकड़ो, एसक्यूएल है जो भी डेटाबेस आपका नो एसक्यूएल है उसको पकड़ो और यहाँ पे एक डेटाबेस बना लो। आपने बोला ओके सर हमने डेटाबेस बना लिया, अब इस डेटाबेस के अंदर आपकी क्या पड़ी हुई है, आपकी पीडीएफ पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि सर मैंने क्वेश्चन किया, मॉडल के पास जाने से पहले वो क्वेश्चन मेरे इस डेटाबेस में आएगा। अब इस लूप में वो आ गया ना, एक अगर लूप फ्लो चल रहा है उस फ्लो के दरमियान में वो डेटाबेस आ गया ना, तो मॉडल डायरेक्टली वो क्वेश्चन मॉडल के पास जाने से पहले मेरे डेटाबेस के पास आएगा। बट वो डेटाबेस के अंदर से कैसे ढूंढेगा कि वो जो क्वेश्चन यूजर ने पूछा है वो मेरे रिलेटेड है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अगर पूछा है, मैंने पीडीएफ जो मेरी थी वो थी स्टेट बैंक के कोई डेटा के ऊपर थी, ठीक है, और यूजर पूछ लेता है मुझे केमिस्ट्री का ना CO2 का फॉर्मूला बताओ या कि उसके प्रॉपर्टीज बताओ, तो अब वो स्टेट बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में तो नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यूजर ने जो पूछा है और जो इंफॉर्मेशन आपकी वो डेटाबेस के अंदर पड़ी है, हाउ यू गोइंग टू फिगर दिस आउट कि वो क्वेश्चन रेलिवेंट है उस डेटाबेस से, उस डॉक्यूमेंट से या नहीं, तो बता सकता है? अभी तक सिर्फ आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, कुछ भी नहीं आपने उसके अलावा किया। एनीवन? यहाँ तो समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा समझ आ रही है, एक चीज तो हो रही है। नॉट क्लियर? अच्छा जी, रिपीट करें। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने पढ़ा था हर जगह पे मॉडल कैसे आंसर करता है, मॉडल आंसर करता है आपकी वेक्टराइजेशन हो जाती है ना, वेक्टर डेट नंबर, आप क्वेश्चन पूछते हैं वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है, मॉडल में जाता है, इन्फ्रेंस होती है, फिर एक आउटपुट आती है, चलो वो समझ आ गई, वो हमने पढ़ भी लिया, स्टार्ट में भी डिस्कशन की। अब मैंने बीच में एक कंपोनेंट और ऐड कर दिया, मैंने बीच में एक अपना डेटाबेस ऐड कर दिया, और उस डेटाबेस के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मेरी कंपनी थी, उस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उसकी सैलरी स्लिप्स और उसकी ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जो फाइनेंसेस होते हैं कंपनी के, वो सारे पड़े हुए हैं, मेरा डेटाबेस था, वो डेटाबेस में मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे आंसर मिले वो मेरे डेटाबेस के अंदर से मिले। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब द क्वेश्चन हेयर इज के बुरहान, वहां सिमिलैरिटी सर्च में मैं अभी आ रहा हूं, मैं सिर्फ अब मेरा सिमिलैरिटी सर्च पे तो तब जाएंगे ना, बाद में जाएंगे वो सिमेंटिक सर्च वाला। अभी मेरा क्वेश्चन ये था, जो मैंने इसलिए पहले बोला कि सिमेंटिक का वर्ड मैंने यूज किया कि वो याद रखो, उसकी रीजन क्या थी, उसकी रीजन ये थी कि आपके पास टेक्स्ट में डेटा था, टेक्स्ट आपने स्टोर कर लिया, यूजर ने क्वेरी लिखी, क्यूरी आपके पास आई, जब क्यूरी आपके पास है, ये सेम फ्लो वही चल रहा है, आपके पास टेक्स्ट में डेटा था, यूजर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आपके पास डेटाबेस में आया, लुकअप हुआ, चेक उसने किया, अब ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेट करनी है, ये किस बेस पे गेट करनी है, दैट इज माय क्वेश्चन। कि उसने जब क्यूरी आई कि ये क्वेश्चन था, क्या ये क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, अगर तो करती है तो वो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है वो उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गेट करेगा और वापस रिट्रीवल में चला जाएगा। अब रिट्रीवल क्या है मैं उसकी बात भी करता हूँ, लेकिन वो वापस चला जाएगा, अगर नहीं करती तो स्टिल वो एम्प्टी रिस्पॉन्स के साथ वापस चला जाएगा। बट हाउ यू गोइंग टू फिगर दिस आउट कि वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है? हाँ क्वेश्चन की बेस पे निकालनी है, पर क्वेश्चन टेक्स्ट है, जो डेटा था आपका वो भी टेक्स्ट है, क्योंकि आपके जितने भी डेटा बेसिस हैं
एसक्यूएल हो गए, नो एसक्यूएल्स हो गए, जितने भी आपके डेटाबेसेस हैं वो सारे टेक्सचुअल डेटा, न्यूमेरिक डेटा, वो उस तरह के डेटा को स्टोर करते हैं ना, टेबुलर डेटा, टेक्सचुअल डेटा, इस तरह के जो आपका नो एसक्यूएल डेटा, उसके डेटा को स्टोर करते हैं। यहां पे आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वेक्टर डेटाबेसेस। ठीक है, अब वेक्टर डेटाबेसेस क्यों आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बड़ा बेसिक वे से लेके चल रहा हूं। हाँ, होगा तो कोई एल्गोरिदम ही शमीर, वो बिल्कुल सही बात है, वेक्टर डेटाबेसेस को भी एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस का मतलब क्या है? वेक्टर डेटाबेस का मतलब है कि आपका वो जो डेटा था, आपने जो पीडीएफ बनाई थी, वो आपने एक ऐसे डेटाबेस में स्टोर की है जहां पे वो सारा टेक्स्ट वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो गया। समझ आई? एग्जैक्टली exactly. हर वर्ड के अगेंस्ट वेक्टर, जैसे आपके पास नॉर्मली होता है एनएलपी के मॉडल्स में, जनरेटिव एआई के मॉडल्स में। यहां पे क्या हुआ कि आपका एक वेक्टर डेटाबेस बना। वेक्टर डेटाबेस का मतलब क्या है? वेक्टर डेटाबेस एक डेटाबेस ही है जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। सिंपल डेटाबेस जो आप पढ़ के आए हो, जो आपको पता है, वही डेटाबेस है। बट ये डेटाबेस स्पेसिफिक डेटाबेस है जो वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर हमने वेक्टर्स क्यों करवाए, हमने एम्बेडिंग्स क्यों करवाई? इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं, सिमेंटिक सर्च। होगा क्या? अब यहां पे इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं कि यहां पे ये जो डेटाबेस था आपका, ये आपका वेक्टर डेटाबेस है, तो मतलब इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है वो आपकी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स। यूजर ने क्वेश्चन पूछा, आपका क्वेश्चन भी तो ऑब्वियसली एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होगा, होगा ना? आपका क्वेश्चन भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होगा, और आपका ये डेटाबेस तो ऑलरेडी एम्बेडिंग्स में पड़ा हुआ है। तो वो जो एम्बेडिंग्स क्वेश्चन की थी और जो एम्बेडिंग्स इस डेटाबेस की थी, उन दोनों को क्या किया जाएगा? सिमेंटिक सर्च, जिसको सिमिलैरिटी सर्च भी कहा जाता है। मल्टीपल वेज हैं, एमएमआर है, कोसाइन है और दूसरी चीजें हैं, बट सिमेंटिक सर्च, सिमिलैरिटी सर्च, वो चीज की जाएगी बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बेस्ड ऑन हाउ क्लोज द एम्बेडिंग्स आर। क्योंकि जितनी एम्बेडिंग एक दूसरे के क्लोज होगी, उसका मतलब क्या है कि उतने वो वर्ड एक दूसरे के सिमिलर हैं। एम्बेडिंग मतलब वेक्टर्स यार, वेक्टर्स, वो नंबर्स हमने जो स्टार्ट में पढ़े थे कि आपकी एम्बेडिंग्स बनती है, कि वर्ड आपका एम्बेडिंग बनता है। टेक्स्ट है तो वो नंबर में कन्वर्ट होगा ना, न्यूमेरिक में कन्वर्ट होगा। यहां तक क्लियर है? समझ आई कि वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, यूजर कैसे वेक्टर डेटाबेसेस से अपना आंसर रिट्रीव करता है कि मेरे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, अब यहां पे हमें पता क्या लगता है, हम अक्सर एक चीज यहां पे धोखा क्या खाते हैं, हम ये धोखा खाते हैं कि रैक के अंदर क्या होता है कि जो हमने रिट्रीवर, जो हमने वेक्टर डेटाबेस बनाया होता है, हमने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन आने के बाद वेक्टर डेटाबेस से उसने अपना आंसर गेट किया। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक आता है, जिन लोगों को, आई नो कि कुछ लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी, काइंड ऑफ मेरा उनसे भी क्वेश्चन है और बाकियों से तो ऑब्वियसली है ही है कि टेल मी के, मैं सिर्फ एक प्रोसेस बोलूंगा, आपने हाँ या ना में सिर्फ मुझे उसका आंसर देना है। कि फॉर एग्जांपल यूजर ने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन था केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई था, और आपका जो डेटाबेस है वो भी केमिस्ट्री के रिलेटेड ही था। मान लिया वेक्टर डेटाबेस था, यूजर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आपका वेक्टर डेटाबेस के पास आया, वेक्टर डेटाबेस में सिमिलैरिटी सर्च हुई, सिमिलैरिटी सर्च होने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो वापस लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास गया और जनरेट रिस्पॉन्स हुआ। ये आपका फ्लो होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो जो यूजर ने जब क्वेश्चन पूछा और वो डेटाबेस के पास आया, तो डेटाबेस से उसने अपना आंसर गेट किया, उसने उसने नहीं किया। डेटाबेस से उसने अपना एग्जैक्ट आंसर गेट किया या उसने किस तरह से उसको प्रोसेस किया? यानी वो हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो आंसर रहता उसमें अवेलेबल है, उसमें उस डेटाबेस में आंसर अवेलेबल है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था
उसका आंसर अवेलेबल है उसमें। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो डेटाबेस में जब आया उसने अपना एग्जैक्ट आंसर वहां से गेट किया या उसने एग्जैक्ट आंसर गेट नहीं किया? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली exactly. वो कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ रिट्रीव करेगा। अभी मैंने जो वर्ड यूज किया था, ये जो ऊपर कह रहे थे यस वो एग्जैक्ट आंसर गेट करेगा, वो मैं अब आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्यों नहीं करेगा। आपने यूजर ने जब क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपने, आपके पास ना आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक डेटाबेस था। वो डेटाबेस के अंदर आपके पास वेक्टर डेटाबेस सारे पड़े हुए हैं और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन पास हो रही है। आपने जब क्वेश्चन पूछा उसने उसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस की पीडीएफ थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर किसी दो पेजेस पे था, किसी दो पेजेस पे, लेट्स से पेज 9 एंड 10 पे था। अब पेज 9 एंड 10 पूरा उसका आंसर नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? पेज 9 एंड 10 उसका पूरा आंसर नहीं होगा, लेकिन उसका आंसर पेज 9 और 10 के ऊपर ही कहीं होगा। मतलब वो मोस्ट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट का चंक है जिसके ऊपर आपका आंसर हो सकता है। तो अब किया क्या जाएगा? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि वो 50 पेजेस को छोड़ के उन दो पेजेस को जो आपके मोस्ट रेलिवेंट हैं टू योर क्वेश्चन, उसको पकड़ेगा। डन, इतना काम हो गया। यहां पे आपके पास वर्ड क्या था? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहां पे आपके पास रिट्रीवल वाला काम खत्म हो गया, रिट्रीव करवाना। द मॉडल ऑपरेट्स इन टू स्टेजेस। फर्स्ट, रिट्रीवल के अंदर it first fetches relevant data from external sources based on the query or prompt। यहां तक आई गेस सबका क्लियर है? ओके, फर्दर दिखाता हूं। उसके बाद सेकंड वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड वर्ड आ रहा है ऑगमेंटेड। अच्छा, ऑगमेंटेड जो है ना, ये इट्स वेरी सिंपल। इसको आप इस तरह समझो कि ये इट्स हाउ, कैसे मैं इसको सिंपल वे में बताऊं? हाँ, ये प्रॉम्प्ट पे डिपेंड कर रहा है कि यूजर जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर यहाँ पे एक चीज दिखाऊं तो ओके, ये सिंपल रैग विद मेरी, इसको छोड़ो। हाँ, यहाँ पे ये आ, इसको ही कर लेते हैं। ऑगमेंट करना, प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना, प्रॉम्प्ट को बेटर करना, ये आप इसको सिंपल वे में भी समझो, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट क्या है? आपने डेटा फैच करवा लिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ ली थी ना पहले, तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है, राइट? अब वो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट आपने पढ़ी थी, ठीक है, अब होगा क्या कि उसने 3 पेजेस निकाले, वो 3 पेजेस पकड़े। अब उसके पास वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का क्या करेगा? वो सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करेगा ना। तो होगा क्या? वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वो क्वेश्चन और वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दोनों एलएलएम को पास होंगे। लेकिन यहां पे जो एक चीज, दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑगमेंटेशन जिसको हम कहते होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक थर्ड चीज ऐड हो जाती है जो यहां पे लिखी हुई, दैट इज योर सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या आपने जो सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपने इसको बताना होता है कि आपका मॉडल जो है, जो आपका डेटा है, वो किस तरह से उसके ऊपर बिहेव करेगा। ठीक है, वो आप ऑलरेडी सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ चुके हुए, तो मैं उसको ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा। तो आपने क्वेश्चन पकड़ा, इंफॉर्मेशन ली और आपने इन दोनों को पास किया और आपने ये दोनों चीजें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भेजी। इट्स लाइक अ फिल्ट्रेशन। क्या अब आपने इंस्टेड ऑफ 50 डॉक्यूमेंट्स, आपने क्या किया? सिर्फ 2 पेज एलएलएम को पास किए। अब मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है? आप बोलोगे सर अगर हमने इन द एंड एलएलएम को पेजेस 2 पास करने ही थे, तो हमने वो पीडीएफ ही पास क्यों नहीं कर दी डायरेक्टली? हम अलग से क्यों जो है वो डिफरेंटली पूरा रैग और ये रिट्रीवल वाला पूरा काम कर रहे हैं?
हाँ, क्वेश्चन और आपकी जो वो है इन्फो को कोलैबोरेट इकट्ठा कर देगा, दोनों चीजें इकट्ठी पास होंगी, इवन कि आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट भी। अच्छा, एफिशिएंसी एक बड़ा इसका सिंपल एग्जैक्ट आंसर है, कोई अगर वो बता पाए तो, जो इसका एक्चुअल आंसर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी। दो तीन रीजन इसकी मेन बनती हैं, बट एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशन, यार ये तो बड़े जनरल जेनेरिक टर्म्स हैं। बट या प्रॉब्लम क्या राइज होती है अगर मैं 50 पेजेस पास कर देता? वो तो अभी भी डेटा प्राइवेसी बुरहान नहीं है, अभी तो अभी भी फॉर एग्जांपल आप उसकी जीपीटी की अपनी सर्चेस वगैरह बंद ना करो, कुछ ना करो, तो डेटा आपका जा रहा होता है। एपीआई कॉल तो फिर भी हिट कर ही रहे हो ना। टोकनाइजेशन ना, हेलुसिनेशन किसी हद तक कम हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन स्टिल देयर वाज हेलुसिनेशन को तो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट से भी किसी हद तक कम कर देते हो ना। तो वो रैग काइंड ऑफ हेलुसिनेशन में आता है, बट नहीं, इसका डायरेक्ट उस तरह से आंसर नहीं आपके पास आता। एग्जैक्ट इशू क्या था जिसकी वजह से रैग ने ये रिट्रीवल वाला पार्ट इतना एफिशिएंट रहा? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लगाओ दिमाग लगाओ। अच्छी बात है यार, लगा रहे हो, सोच तो रहे हो एटलीस्ट। आजकल सोचना बहुत रेयर हो गया। सबसे बड़ा इशू क्या था मॉडल्स के अंदर अब, काफी देर पहले तक? कॉन्टेक्स्ट विंडो। किसी ने वर्ड सुना? कॉन्टेक्स्ट विंडो। जेमिनाई की 1 मिलियन 2 मिलियन हो गई, उसकी वे 50 पेजेस आप पास करते, 50 पेजेस पास कर दे तो उनके टोकन ज्यादा थे, कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होता। ये ऐसी बात हो गई ना कि आपकी रैम 2 GB किया और आप उसको डेटा 10 GB का पास कर रहे हो। ठीक है, नहीं लॉन्ग टर्म डेटा डिपेंडेंसी नहीं, वो ट्रांसफार्मर्स बड़े इजीली उसको हैंडल कर लेता है। इशू क्या था? इशू ये था कि जितने भी ये मॉडल्स हैं, इनकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो है कि ये कितना डेटा एक चैट के अंदर या एक आपके प्रॉप उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर वो उसको याद रख सकते हैं। जो अभी भी आप जाके देखो तो 128 के टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो है। किसी की 1 जेमिनी की 1 मिलियन है, फिर जेमिनी प्रो की 2 मिलियन है, जो आपके पास ओपन का O1 आई गेस आया हुआ है उसकी 200 के है। इस तरह करके मल्टीपल आपके पास कॉन्टेक्स्ट विंडोज है। कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो भी कहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि यार हमें इसके दो बड़ी रीजन जिनकी वजह से ये चीज आई, बाकी छोटे छोटे रीजन तो काफी हैं ऑब्वियसली, हेलुसिनेशन भी है, ऑप्टिमाइजेशन भी है, मल्टीपल चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज फाइन ट्यूनिंग। अगर आप एक चीज नोट करो तो क्या यही चीज फाइन ट्यूनिंग नहीं होती? आप फाइन ट्यूनिंग तो यही होता है ना, एक मॉडल पकड़ो और आपके अपने डेटा पे उसको एक तरह से ट्रेन करवा लो। थोड़ा डेटा आप अपना पास करोगे, उसको एक प्री ट्रेन मॉडल है, उसको आप थोड़ा डेटा अपना पास करोगे और वो आप डेटा के ऊपर एक तरह से ट्यून हो जाएगा कि आपके डेटा के रिलेटेड वो आंसर करना स्टार्ट कर देगा, विच इज अ बिट टेक्निकल प्रोसेस। रैग क्या कर रहा था? अगर आप सोचो तो रैग भी तो यही काम कर रहा है कि आपके डेटा के अंदर से वो आंसर निकाल के दे रहा है। टेक्निकल दो तीन डिफरेंसेस ऑब्वियसली हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो सेम चीज है। सेकंड प्रॉब्लम रैग ने क्या सॉल्व की? सेकंड प्रॉब्लम रैग ने सॉल्व की रिट्रीवल वाला पार्ट। रिट्रीवल वाला पार्ट उसने कैसे निकाला? रिट्रीवल वाला पार्ट उसने ये निकाला कि भाई आपके पास 50 बुक्स थी, आपकी 50 बुक्स जो थी वो 50 बुक्स आपकी फॉर एग्जांपल 20 मिलियन टोकन्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है जो एट अ टाइम 20 मिलियन टोकन्स को प्रोसेस करके उनकी डिपेंडेंसीज को, एक एक चीज को याद भी रख सके, बिकॉज ट्रांसफार्मर से कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है। हमने पहले दिन ये बात की थी, उतनी मशीनरी भी तो नहीं है ना। हर एक चैट को, हर एक अकाउंट को एक स्पेसिफिक उन्होंने एलोकेशन की होती है, एक एक चीज की होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो करते हैं। ठीक है, तो रिट्रीवल ने क्या काम किया? रिट्रीवल ने ये किया कि भाई मैं सारा डेटा एलएलएम को पास ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो पेज पास करूंगा, वो इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पास करूंगा जो मेरे क्वेश्चन के रेलिवेंट होगी। तो एलएलएम को इन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मेरा डेटा स्टोर पड़ा हुआ है, उसके अंदर से मैं अपने एंड पे विदाउट एनी एलएलएम सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को गेट कर लेता हूं। तो मेरी ऑलरेडी 98-99% इंफॉर्मेशन जो उसके सिमिलर नहीं होगी वो रह जाएगी।
बाकी इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाएगी। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, सिर्फ उतने टोकन्स के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और मुझे उसके अंदर से गेट अपना आंसर निकाल के दे देगा। और मेरी सिस्टम प्रॉम्प्ट अच्छी हुई और मेरी ये चीज अच्छी हुई तो बड़े अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आई? यहां तक क्लियर हुआ? इसके कुछ इश्यूज हैं, मैं अभी उसकी डिस्कशन करता हूं। यहां तक क्लियर है? किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन? फर्स्ट बात कौन सी बात? क्या क्यों यूज होता है? अच्छा यार मैं इसकी ना बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो मेजोरिटी रीजंस क्या होते फाइन हमने रैग को देखने की यूज की। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज भी जाके गूगल कर सकते हो, रैग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग के बड़े आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कहाँ रैग यूज करना चाहिए, कहाँ फाइन ट्यूनिंग यूज करनी चाहिए। लेकिन फॉर बिगनर मैं इस तरह से ही कहता होता हूँ कि दोनों सिमिलर चीजें। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग क्या थी? फाइन ट्यूनिंग थी एक स्पेसिफिक प्री ट्रेन मॉडल के ऊपर आप अपने थोड़े डेटा से उसको ट्यून कर लो कि वो आपके रेलिवेंट आंसर देना स्टार्ट कर दे। डेट इज सिमिलर द रैग इज। रैग भी आपका डेटा, आप उसको अपना थोड़ा डेटा पास करते हो, वो उस थोड़े डेटा के ऊपर मॉडल सीख जाता है कि मैंने आपको कैसे आंसर करना है। अब वो एक्चुअली में सीखता नहीं है, आपको लग रहा है कि वो सीख रहा है, मॉडल सीख नहीं रहा। मॉडल को हम वो इंफॉर्मेशन ही वो पास कर रहे हैं कि जो मॉडल को हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से आएगी। समझ आई? अब इशू क्या था? इशू ये था कि मैं मॉडल को 50 पेजेस की पीडीएफ अपलोड कर देता, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जहां पे मेरे पास 20 बुक्स आ गई, जहां पे मेरे पास 1000 बुक्स आ गई, या कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का आ गया जहां पे मेरे पास 1200 पेजेस की बुक है, वो पीडीएफ मैं नहीं अपलोड कर सकता। इसकी मैं और बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं। रियल टाइम में अगर आपने चीज देखनी हो, जाओ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हो? बोलोगे जी सर कर सकते हैं। जाओ पीडीएफ अपलोड करने की देखो, वहां पे आप जाके आपके पास कोई 1500 2000 पेजेस की बुक पड़ी है ना, जाओ जाके करो अपलोड। चैट जीपीटी एक्सेस ही नहीं कहेगा, कहेगा मैं ये अलाउ ही नहीं है इतनी बड़ी बुक। डीप सीक पे जाओ, डीप सीक पे जाके 5-6 पीडीएफ से इकट्ठी अपलोड कर दो एक टाइम के बाद। सिर्फ मैं आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स के इतने परसेंट, मैं फर्स्ट 56%, फर्स्ट 40%, फर्स्ट 70% डेटा सिर्फ रीड कर सकता हूँ, बाकी रीड नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना या नहीं होता? बहुत बड़ी अपलोड पीडीएफ अपलोड कर दो, कोई चीज अपलोड कर दो, कभी बार एक्सेप्ट ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि उसका साइज बड़ा है, इसलिए नहीं उसका हो रहा उस ऐसा सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज के वो अब इस दफा आपने क्या किया, इस दफा आपने आपका एक्सटर्नल वेक्टर डेटाबेस नहीं बनाया। आपने क्या काम किया है? आपने किया है डायरेक्ट मॉडल को बुक पास। आप जब चैट जीपीटी में मॉडल को बुक पास कर रहे हो, आप एक्सटर्नल डेटा अपना ऐड कर रहे हो, एग्जैक्टली अपना ऐड कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्टली मॉडल को कर रहे हो। तो मॉडल की एक टेक्निकल लिमिटेशंस हैं कि वो कितनी टोकन्स की बुक को ले सकता है, कितनी टोकन्स को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है, कितनी चीज को नहीं कर सकता, उसकी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। समझ आई? आई थिंक सो यहां पे आपको क्लियर हो गया विद दिस एग्जांपल। बट जब आपने वेक्टर डेटाबेस बना लिया तो आपने डायरेक्टली मॉडल को तो कुछ पास ही नहीं किया। आपने जो भी निकाला वो आपने अपने वेक्टर डेटाबेस से निकाला, विच इज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू योर एलएलएम। ये असाइनमेंट द एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा यार? नॉर्मल तो उसकी जो एग्जांपल में देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट लेंथ एंड फाइन ट्यूनिंग प्राइमरी रीजंस जिसने रैग को इतना फेमस किया। फाइन ट्यूनिंग की अगर मैं बात करूं तो वही फाइन ट्यूनिंग वाला पार्ट आपके पास इसलिए आ जाता था बिकॉज हर एक कंपनी चाहती थी कि हमारे डेटा के ऊपर हमें रेलिवेंट आंसर्स मिले, इंटरनेट से डेटा आंसर ना मिले, हमारे अपने डेटा पे आंसर मिले। तो सारी कंपनी की यही डिमांड थी, तो वो चीज होना स्टार्ट हो गई। कॉन्टेक्स्ट लेंथ होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो, कॉन्टेक्स्ट लेंथ इसको ये बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बाउंड्री नहीं इसको बोलते हैं। ये दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, कॉन्टेक्स्ट लेंथ और कॉन्टेक्स्ट विंडो। डायरेक्टली मॉडल को आप पास नहीं कर सकते, मॉडल की एक तो आपने वेक्टर डेटाबेस एक बना लिया। वेक्टर डेटाबेस से क्या हुआ कि अब आपका वो रिट्रीव, अब ये रिट्रीवल कैसे हो रहा है हम इस पे करेंगे प्रोजेक्ट, हमारे इस पे प्रोजेक्ट भी हैं, हमने आगे जाके लाम इंडेक्स पे कल या परसों में लाम इंडेक्स पे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उस पे भी होंगे। तो हमें रैग के प्रॉपर, जैसे लैंगचन में नहीं किया था, लैंगचन में भी ये रैग इंप्लीमेंट हो जाता है। मैं भी आपको भी दिखाता हूँ, इवन मैं दिखा ही देता हूँ।
आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस वन, आज ही मैं इस पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ रहा था। तो ये लिखा हुआ था रैग इम्प्लीमेंटेशन इन लैंग चेन है ये वाला पार्ट। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या पार्ट इसमें हो रहा है, अभी तक मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सबसे पहला पार्ट क्या होगा फिर, यार अगर आप डायरेक्टली पास कर देते हो, मैं वो एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, अगर आपकी 5 पेजेस की पीडीएफ है तो उसके लिए वेक्टर डेटाबेस बनाना कोई बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन नॉर्मली वेक्टर डेटाबेसेस जब भी बनाए जाते हैं ना, वो क्यों बनाए जाते हैं, वो अपने कस्टम सोल्यूशंस में बनाए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी, आप मेरे पास आए कि यार मैंने अपनी कंपनी का चैटबॉट बनाना है, मुझे एक कस्टम सोल्यूशन के ऊपर मेरे बना के दो एक चैटबॉट। वहां पे अब आपका अपना डेटा होगा, तो आपका डेटा 4-5 पेजेस की पीडीएफ का नहीं होगा, आपका डेटा मल्टीपल पीडीएफ का होगा, हजारों पेजेस हो सकते हैं। समझ आई? हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी कोई असाइनमेंट कर रहा हूँ और असाइनमेंट में 10 पेजेस हैं पीडीएफ के, तो मैं अब बैठ के तो पूरा कस्टम सोल्यूशन नहीं बनाऊंगा जिसमें वेक्टर डेटाबेस लगा रहा हूँ। मैं सिंपल जीपीटी या डीपसी को डालूंगा, क्लाउड को डालूंगा, मैं बोलूंगा मुझे आंसर निकाल के दे। तो इट डिपेंड्स कि आप काम किस पे कर रहे हो, बट ऑब्वियसली हम जब ये चीज सीख रहे हैं जो कर रहे हैं, हम इसको प्रोफेशनली इंडस्ट्री वाइज देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के फोकस अपने जनरली अपने यूज केस के हवाले से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक इसका बताता हूं। अब प्रोसेस आपने समझ लिया, पिक्चर भी आपने देख ली, अब जरा मुझे बताओ होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप समझाओ। ये पढ़ो जरा, इंडेक्सिंग वाला पार्ट। जब भी आपने सोल्यूशन अब बनाना है, सबसे पहले काम क्या करना है आपने, रैक के अंदर सबसे पहले आपने वो जो डॉक्यूमेंट था, वही वो अपलोड भी तो करवाना है, डॉक्यूमेंट लोड नहीं करना है ना। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट लोड किया आपने। जब भी आपने डॉक्यूमेंट लोड कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आप क्या पढ़ते हो, एनएलपी में भी क्या पढ़ते हो कि टोकनाइजेशन पढ़ी थी आपने, टोकनाइज करना। वो क्यों करते थे टोकनाइज, उसके वेक्टर्स बनाने के लिए, ऑब्वियसली वेक्टर्स बनाने के लिए। ठीक है, उसी के रेलिवेंट एक तरह से आप कह लो, डायरेक्टली सिमिलर तो नहीं है बट सिमिलर ही आप उसको एक तरह से समझो कि स्प्लिटर्स। स्प्लिटर क्या होते हैं, स्प्लिटर बेसिकली ये होते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। अब वही अगेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो डायरेक्टली तो मैं पास नहीं कर सकता, मॉडल की भी तो लिमिटेशंस होती है ना, डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस डॉक्यूमेंट के छोटे छोटे पीसीस करने पड़ेंगे, चंक्स बनाने पड़ेंगे, जिसको चंकिंग कहा जाता है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको लिख लेना, उस पर फर्दर हम फर्दर फ्यूचर में भी डिस्कशन करेंगे। इंडेक्सिंग, आज इंडेक्सिंग वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना मॉडल लोड करते हो, फिर आप उसकी चंकिंग करते हो। स्प्लिटिंग एंड चंकिंग दोनों चीजें इसमें यूज होती हैं। जब आप चंकिंग कर लेते हो, तो चंकिंग करने के बाद आप क्या करते हो, आप उसकी इंबेडिंग्स क्रिएट करते हो, और इंबेडिंग्स क्रिएट करने के बाद आप उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाते हो। अब आप बोलोगे सर इंबेडिंग्स क्रिएट कैसे होती हैं, चंकिंग कैसे होती है, हमने अब यहां पे आपको एक नई चीज के बारे में मैं बताने लगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यही पढ़े हैं ना। देर इज समथिंग कॉल्ड एम्बेडिंग मॉडल्स। जितनी भी एम्बेडिंग्स बनती हैं ये मैथमेटिकली बनती हैं, ऑब्वियसली मैथमेटिकली बनती हैं, बट हर एक कंपनी अपना एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करती है। एम्बेडिंग को आप टोकनाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक हो गया, वेक्टराइजेशन टोकनाइजेशन सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब यहां पे अगर आपको पता चले, हाँ, एम्बेडिंग का या टोकनाइजेशन का या इंटरचेंजेबल टर्म जो यूज होती हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या होता है, मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल वे से स्टैंडर्ड एम्बेडिंग्स करती हैं। जीपीटी वाले बाइट पेरेंट कोडिंग पे चलते हैं, एटलीस्ट अभी तक तो उसी पे चल रहे हैं। जेमिनाई वाले वर्ड पीस और सेंटेंस पीस पे चल रहे हैं। ये नेम्स हैं, एम्बेडिंग के टाइप्स हैं। अब ये इनकी पूरी टेक्निकल न्यूमेरिकल है, पूरी एक्सप्लेनेशंस हैं, मैं उस पर नहीं अभी जा रहा कि बाइट पेरेंट कोडिंग कैसे काम करती है या वो दूसरी कैसे काम करती है। द होल पॉइंट इज कि वो टोकनाइजेशन उनके वेज है।
अच्छा, उसके बाद होता क्या है, इन टोकनाइजेशन पूरे वेज को यूज करते हुए और इसमें मल्टीपल और टेक्निक्स को ऐड करते हुए मॉडल्स बनाए जाते हैं। इम्बेडिंग के जैसे लैंग्वेज के प्री ट्रेन मॉडल है, ऐसे ही इम्बेडिंग्स के प्री ट्रेन मॉडल। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने अब वो अपना डॉक्यूमेंट जो हमने चंक किया है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं उस पूरे टेक्स्ट के, वो टेक्स्ट के जो चंकिंग चंक्स हैं वो हम पास करते हैं एम्बेडिंग मॉडल से। और इट्स लाइक अ फिल्टर कि एक तरफ से चंक्स ऐड होता जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में, दूसरी तरफ से वो चंक निकलता जाता है एम्बेडिंग की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में। समझ आई? सुबह यू हैव योर एम्बेडिंग्स, और वो एम्बेडिंग आपके वेक्टर डेटाबेस होता है उसमें स्टोर हो जाती है। ये फ्लो समझ आया? मैं अभी कोड भी दिखाता हूं इसका, फ्लो समझ आया? इट्स प्रीटी सिंपल, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। डॉक्यूमेंट लोड किया, उसकी चंकिंग की, उसके अंदर उसकी मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं उनको सेट किया, मॉडल ऐड किया, मॉडल से आपने एम्बेडिंग्स करवाई, एम्बेडिंग करवाने के बाद आपने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अगला स्टेप क्या आ जाता है, स्टोर करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है वही रिट्रीवल। रिट्रीवल कैसे होता है? रिट्रीवल आपका होगा ऑब्वियसली, रिट्रीवर के अंदर जाएगा, और अब यहां पे रिट्रीवर आपकी होती है दो तरह, सिमिलैरिटी सर्च होती है। ठीक है, अब सिमिलैरिटी सर्च में क्या होता है, सिमिलैरिटी सर्च के अंदर आपके पास दो तीन तरह की एमएमआर होती है, मैक्सिमम मार्जिनल रेलेवेंसी होती है, कोसाइन सिमिलैरिटी होती है, एक दो और भी होती है, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद, बट या सिमिलैरिटी सर्च आपकी करवाती है वो मैथमेटिकल होती है, लेकिन आपको सिर्फ लैंगचेन और लामा इंडेक्स में आपको मिल जाते हैं। द सिमल्टेनियस प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस, व्हाट वर द प्रोसेसेस, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया यार। मैं जब थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ ना, पीछे वाला पता नहीं होता कौन सी लाइन आप पूछ रहे हो। मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, शायद उसके अंदर ही आपको आंसर आपका मिल जाए। ये देख लो, ये ज्यादा बेस्ट तरीका नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट थे कोई जेसन यूआरएल जो भी एग्जांपल समझ लो, उसको आपने लोड किया। लोड करने के बाद क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है जी, 10 पेजेस का। ऑब्वियसली सारा मॉडल तो नहीं आप फीड करोगे, आपने इसको छोटे पीसेस में, चंक में कन्वर्ट कर लिया। चंक में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने जो स्प्लिटिंग थी इसके अंदर आप सोचोगे इधर करके ना एक मॉडल लगा हुआ है, उस मॉडल के अंदर आपने ये पीसेस पास किए, और दूसरी तरफ से वो इम्बेडिंग की जगह क्या हुआ, इम्बेडिंग्स बन गई, वो पीसेस की जगह क्या बना, इम्बेडिंग्स बन गई। ये इस तरह की इम्बेडिंग्स होती हैं, वेक्टर्स होते हैं, वन सिंगल डी एरे के, वन डी एरे के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स बन गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो वेक्टर्स आपके एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गए, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ये सिंपल फ्लो होता है, यहां तक इंडेक्सिंग का डन। रिट्रीविंग अभी नहीं हमने देखी। चंकिंग की बड़ी कमाल की लॉजिक होती है, अभी यही तो मैं बात कर रहा था। अब हम पीछे जो एक बात कर रहे थे, अगेन आप उसी पॉइंट पे वो दोबारा मुझे ले गए, मैंने भी आना था उस पे, लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि अब ये बात जो चल रही थी ना कि सर अक्सर टाइम ऐसा होता है कि आपका वो इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में, वेक्टर डेटाबेस में, जब हम अक्सर हमारे प्रोजेक्ट से हम करते हैं, आज भी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इश्यूज ये आ रहे थे कि वो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं डेटाबेस में इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम देख रहे हैं, वो एक कॉलम है, वो एसक्यूएल का डेटाबेस था, वो उस कॉलम है, कॉलम में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मॉडल से जाके कि भाई मुझे आंसर दे, वेक्टर डेटाबेस में जाके देख, वो कह रहा है कि वेक्टर डेटाबेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये चीज क्यों आती है? ये चीज इसलिए आती है कि आपकी चंकिंग अच्छी नहीं हुई हुई। आपके मल्टीपल वेज हो सकते हैं, इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपने प्रॉम्प्ट अच्छी नहीं लिखी। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपकी चंकिंग का मेथड जो था वो आपका ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपने जो एम्बेडिंग मॉडल यूज किया वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। देयर मल्टीपल वेज। तो चंकिंग भी तो यही होती है ना। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर क्या मैंने अपने डॉक्यूमेंट को 5 पीसीज में चंक करना है, 10 पीसीज में चंक करना है, कितने टोकन, हालांकि ये टोकन के हिसाब से होता है, कितने टोकन पे, 1000 टोकन पे चंक करना है, 5000 टोकन पे चंक करना है, 20000 टोकन पे चंक करना क्या, कितनों पे है? तो यार लुक, इसका ना एक स्टैंडर्ड वे तो बिल्कुल होता है कि 1000 200 के कंपैरिजन में, या 20000 2000 के कंपैरिजन में आप कर लो डॉक्यूमेंट अगर पड़ा है तो। लेकिन इसका कोई ना फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होगा तो बेस्ट होगा। इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर।
कि आप एक दफा ट्राई करो, ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करो, अगर वो चल जाता है, अच्छा रिजल्ट देता है तो उसको रहने दो, नहीं तो दोबारा कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करो। तो इस तरह से चलता है, ठीक है। खैर इसको हम अभी फ्यूचर में देखते हैं, चंकिंग को भी। बट यहां पे आपको क्या होगा क्वेश्चन। अब रिट्रीव में क्या हुआ, रिट्रीव में मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली कि आप किस तरह से उसको काम करोगे, ठीक है। ये लैंग स्मिथ का छोड़ो, इसको पता नहीं क्या कर रहा है, गूगल वर्टेक्स से निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसी पे भी काम कर रहे हैं। तो हाँ, इसके एम्बेडिंग मॉडल भी हम गूगल के लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे ना, सारे एम्बेडिंग मॉडल आपको मिल जाएंगे। देखो अलग अलग मिला, ये चैट मॉडल है, ये आपका एलएलएम है, जहां जिसको आप अपना डेटा पास करोगे। वो आप ओपन एआई, एज़्योर, एंथ्रोपिक, किसी का भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चैट मॉडल है जो मैं आपको भी बता रहा था, जैसे जेमिनी 2.0 फ्लैश और इस तरह से जो मॉडल है। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है एम्बेडिंग मॉडल, दैट इज अ डिफरेंट मॉडल। अब गूगल का एम्बेडिंग मॉडल जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो 004 है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 004। बहुत देर तक हमने 001 यूज किया है, बट अब 004 पे हम आ गए हैं। गूगल के उसकी ओपन एआई के आप यूज करोगे तो ओपन एआई के पास टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज है, सबसे बेस्ट उनका मॉडल है, ठीक है। इस तरह आपके पास अज्योर के हैं, AWS के हैं, हगिंग फेस के तो वो अपने उसके हैं सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स वाले। सेंटेंस ट्रांसफार्मर्स में हगिंग फेस के, लेकिन ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, गूगल वाले और दूसरे ज़्यादा एफिशिएंट है। मैंने बहुत देर तक पर्सनली गूगल वाले के साथ काम किया, बिकॉज ये फ्री है तो बड़ा मजे से आता है आपको। जेमिनी, अच्छा मजे की बात, ये जो मॉडल है ना एम्बेडिंग मॉडल, ये सेम जेमिनी की एपीआई से एक्सेस कर सकते हो, तो आपको अदर एपीआई भी नहीं लेनी पड़ती। चैट मॉडल और एम्बेडिंग मॉडल दोनों सेम एपीआई से आपके एक्सेस हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज हो गई, दो चीज समझ आ गई। अब आपके पास तीसरी चीज क्या आती है, सबसे जरूरी तीसरी चीज आती है आपके पास वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर दो तरह के होते हैं। इन मेमोरी का मतलब क्या है, इन मेमोरी का मतलब ये है कि आपने वेक्टर स्टोर, जो वेक्टर डेटा अपनी मेमोरी के अंदर है ना उधर बना लिया, ठीक है, उस तरह से वो कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने यूज की है वो है फाइस, फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च, फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च, फाइस एंड क्रोमा डीबी। कमाल क्या है, क्रोमा मेरे ख्याल से ओपन सोर्स है, फाइस भी ओपन सोर्स है, आई थिंक सो, बट आई हैव टू चेक। फाइस तो मेरे ख्याल ओपन सोर्स है, क्रोमा के बारे में देखना पड़ेगा। बढ़िया, आपने क्या किया, परसिस्ट डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि भाई एक फोल्डर बना दो क्रोमा लैंगचन डीबी के नाम से, जिसके अंदर मेरा डेटा लोकली सेव होगा। तो आपने एक्चुअली में अपना लोकली डेटाबेस स्टोर कर लिया है, समझ आई। आपने अपना डेटाबेस लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया है, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आपके लोकली वो उस डेटाबेस के अंदर से डेटा फेच कर रहा है और सिर्फ वही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एलएलएम को पास कर रहा है। तो एक्चुअली एलएलएम के पास तो पूरी इन्फॉर्मेशन कभी जा ही नहीं रही, पूरा डॉक्यूमेंट कभी जा ही नहीं रहा, समझ आई। आई थिंक सो इस पॉइंट के बाद आपको वो पूरा फ्लो भी क्लियर हो गया होगा जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन, इसके बाद एक दो पॉइंट हो रहा है फिर उसको हम क्लियर करते हैं ना, तो फिर मेरा हाल है ये रैग वाला जो काफी हद तक पार्ट है ना फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम बाकी क्लासेस में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंपल वही आपका लामा इंडेक्स के अंदर अगर आपने किया तो ये वेब बेस्ड लोडर है, उन्होंने क्या इंटरनेट से एक डेटा उठाया है, ठीक है। उसके बाद आप डेटा को लोड किया है, लोड करने के बाद ये स्प्लिटिंग, अब ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना 1000 चंक साइज, 1000 टोकन्स की और चंक ओवरलैप 200 की, तो ये चंक ओवरलैप चंक साइज क्या होता है इसको मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा जब हम करने लगेंगे। ये रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, ये भी आपको टेक्स्ट स्प्लिटर के मल्टीपल टाइप्स जाएंगी। एक रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर होता है, सिंपल टेक्स्ट स्प्लिटर्स होते हैं, मल्टीपल, किस तरह का आपने स्प्लिटिंग करनी है, टेक्स्ट को स्प्लिट करना है किस तरह से करना है, ये वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को आपने स्प्लिट कर दिया, देन आपने क्या किया, वेक्टर्स के अंदर आप उसको ले गए, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट ऐड कर ली, ठीक है। हब डॉट पुल जो आपका हगिंग फेस का हब होता है, तो वहां से आपने अपनी प्रॉम्प्ट ऐड कर ली, रैग प्रॉम्प्ट, ठीक है। फर्दर रिट्रीवल आपने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया, यहाँ पे आपने जनरेट वाला बना लिया और यहाँ पे आपने अपना कर लिया। अब ये कोड थोड़ा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज उसने यहाँ पे लैंग्राफ यूज किया हुआ है जो हम बेंट पे जाकर 15वें 14वें लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको अभी यहाँ पे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द होल पॉइंट वाज कि आप उस फ्लो को समझ जाओ, द होल पॉइंट वाज कि आप उस फ्लो को समझ जाओ, ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं यार, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। एम्बेडिंग वाले मॉडल की समझ नहीं आई यार। एम्बेडिंग वाला मॉडल जो है ना, एम्बेडिंग वाला मॉडल एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो आपकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहा है। आपका जो वेक्टराइजेशन, वो सिमेंटिक सर्च के अंदर जो आप उसको न्यूमेरिक नंबर में लेके जा रहे हो, वो एम्बेडिंग्स बना रहे हो, वो एम्बेडिंग्स आप एक मॉडल के थ्रू बनवा रहे हो, क्योंकि आपके पास तो मॉडल वो नहीं है एम्बेडिंग। एलएम एपीआई अगर आप चैट जीपीटी को भेजते हो टेक्स्ट, आप क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेश्चन जो आप भेज रहे हो, जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, वो भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन वो किसके एंड पे कन्वर्ट हो रही है, वो जेमिनाई या चैट जीपीटी एंड पे कन्वर्ट हो रही है, और वो उनके प्रोसेस में रन हो रही है। लेकिन चूंकि हमने एक ऐसा, एक तरह से समझो कि कंपोनेंट बनाना था जहां पे हमें एम्बेडिंग्स की जरूरत थी, लेकिन हम वहां पे जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहे, हम एलएलएम को अभी वहां से इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली लिंक ही नहीं कर रहे। तो हम एम्बेडिंग्स कैसे क्रिएट करें? मल्टीपल वेज है। क्या वेज है? मल्टीपल वेज है भाई, अपना एम्बेडिंग मॉडल बनाओ, अपना एम्बेडिंग वे लिखो, अपना एम्बेडिंग प्रॉपर वो सारा काम करो। ठीक है, अब वो तो ऑब्वियसली हम करने से रहे। दूसरी चीज, ऑलरेडी बना बनाया एम्बेडिंग मॉडल जो प्री ट्रेंड है, जो ये सिंपल, यही तो बात आती है, एम्बेडिंग कैसे? अब आप मुझे बोलोगे सर एम्बेडिंग मॉडल की जरूरत क्या है? हमें ऑलरेडी पता है एम्बेडिंग बनानी है, तो बनाओ एम्बेडिंग। नहीं, उसका इशू पता है क्या? इसका इशू मैं बताता हूं, बड़ा ऑब्वियस सा इशू है यार। मैंने अभी बात की कि कार, मुझे बताओ, अच्छा मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी, मुझे बताओ जरा, कार, ट्रक और एप्पल में मोस्ट सिमिलर दो वर्ड्स कौन से हैं? अभी मैंने बताया था, बताओ जरा दोबारा। कार, ट्रक और एप्पल में दो मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन से हैं? कार और ट्रक, कार और ट्रक, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये मॉडल को पता है? ये बताओ, क्या ये मॉडल को पता है कि कार और ट्रक सिमिलर है? नहीं, एग्जैक्टली exactly. नहीं, बाय एम्बेडिंग। यार एम्बेडिंग तो बाद में होगी ना, कार और ट्रक की सिमिलर हैं, इसके बाद तो एम्बेडिंग होगी। लेकिन अगर उसको ये ही नहीं पता कि दो वर्ड सिमिलर हैं, तो एम्बेडिंग क्या बनाएगा? तो यहां से हमें क्या समझ आया? यहां से हमें यह समझ आया कि जब भी हमने मॉडल को पहले सिखाना पड़ेगा कि कार और ट्रक सिमिलर है, या कोई भी दो वर्ड सिमिलर हैं या किस बेस पे हैं, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले। ये समझ आता ना यहां से? यार दो न्यूमेरिक नंबर बन गए, नाउ द क्वेश्चन इज, वो कैसे जानेगा कि ये दो न्यूमेरिक नंबर, मैंने एम्बेडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि दो सिमिलर सिमेंटिक जो वर्ड्स होंगे वो मोस्ट सिमिलर होंगे। लेकिन जब मतलब क्या हुआ, मोस्ट सिमिलर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन तो बाद में आएंगी। पहला स्टेप क्या है कि उसको पता हो कि ये दो वर्ड सिमिलर है, ताकि मैं इनकी एम्बेडिंग्स नजदीक बना पाऊं। चलेगा कि वो कार और ट्रक, या कोई भी दो वर्ड्स, या कोई भी 10 वर्ड, या कोई भी 1000 वर्ड्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो जब मॉडल को नहीं पता, रेलिवेंस नहीं, रेलिवेंस तो बाद में, रेलिवेंस ही तो निकालनी है। वही तो, किस किस बेस पे रेलिवेंस निकलेगी? कुछ मॉडल को सिखाना पड़ेगा, कुछ मॉडल को बताना पड़ेगा, यार देखो दीज आर द पैरामीटर जिनको तुमने हमेशा देखना है जब भी तुमने रेलिवेंसी निकालनी है, या जब भी तुमने उनकी आपस में कॉन्टेक्स्ट या सिमेंटिक सर्च कर मीनिंग्स निकालने हैं। कुछ कुछ पैरामीटर्स, कोई चीज, कोई लर्निंग, कोई ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी मॉडल की, उसको सिखाने के लिए। तो किसी भी मॉडल में करते हो, आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हो, फिर आप उससे क्वेश्चन पूछते हो ना। तो जब आपने उसकी ट्रेनिंग करवा दी, अब अगला क्वेश्चन आता है, मेरा ख्याल है यहां तक सब क्लियर हो गया होगा, मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल में समझाया। जब आपने उसकी ट्रेनिंग करवा दी, तो अब वो क्या हो गया? प्री ट्रेन हो गया। बताओ।
एक मॉडल जिसकी आपने पहले ट्रेनिंग करवा दी हुई है बड़े डेटा के ऊपर, तो हम उसको प्री ट्रेन मॉडल कहेंगे ना, कि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो जब ऑलरेडी ट्रेंड है मॉडल, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, कि उसको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी ये चीज सीख चुका है कि कौन से दो वर्ड सिमिलर होंगे और कब होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बताते चलो यार साथ साथ। हाँ, उसने मैथमेटिकली पूरी फंक्शनैलिटीज होती है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। उसने मैथ के थ्रू सीखा कि कब किस बेस पे दो वर्ड एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक है, अभी हमारा वो ज्यादा फोकस नहीं है, वो ज्यादा टिपिकल एआई की तरफ निकल जाएंगे, वो कभी वैसे बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उसने सीख लिया। पहले मॉडल को नहीं पता था कार और ट्रक सिमिलर है, उसने सीख लिया जब, तो वो प्री ट्रेन मॉडल बन गया। जब वो प्री ट्रेन मॉडल बन गया, तो फिर क्या हुआ? प्री ट्रेन मॉडल बनने के बाद उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज आई कि अब उसको पता है कि दो वर्ड सिमिलर कौन से हैं, और कोई भी अगर न्यू दो वर्ड आते हैं तो वो कितने सिमिलर होंगे और कब सिमिलर नहीं होंगे, वो ये चीज सीख चुका है। अब यहां पे अगली क्वेश्चन ये आता है कि सर बिल्कुल सही बात है आपकी, अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी हर जगह पे, कि डीप लर्निंग के मॉडल्स को या इस तरह के मॉडल्स को जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट ला के देंगे। पढ़ा हुआ ये बात? सुनी हुई है कहीं पे? चैट जीपीटी भी, अक्सर चैट जीपीटी की आप बात करते हो ना, चैट जीपीटी ने अच्छा आंसर कैसे ला के देता है। और यार अभी ओवरफिट अंडरफिट में ना जाओ, वो हर चीज़ का सोल्यूशन है। अभी हम जरा सिंपल पे रह रहे हैं। ओवरफिट को करने के तो हजार तरीके हैं ना ठीक करने के, वो इशू नहीं है। चैट जीपीटी भी यही कहते हो ना कि पूरा इंटरनेट का डेटा को, इसलिए आपको हर तरह का आंसर दे देता है कि पूरे इंटरनेट के डेटा पे वो ट्रेन है। तो यहाँ पे जब आप एम्बेडिंग मॉडल की बात करते हो, आप बोलते हो सर समझ आ गई, हमें एम्बेडिंग मॉडल को सिखाना है, पहले सिखाने के बाद वो सीख जाएगा तो वो प्री ट्रेन मॉडल बन जाएगा, तो हम उसके ऊपर फर्दर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन क्यों अपना मॉडल क्यों ना बनाए? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन आना चाहिए। आंसर इज कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अगर चैट जीपीटी आपसे नहीं बन रहा ना, क्यों नहीं बन रहा? कि आपके पास इतना डेटा नहीं है, आपके पास इतनी मशीनरी नहीं है। आप अगर बना भी लोगे तो आप इतनी बड़े वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट को रिट्रीव नहीं करवा पाओगे, उसको टैकल नहीं कर पाओगे, उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं करवा पाओगे। सिमिलर विद द एम्बेडिंग मॉडल, आपके पास दुनिया के कोई दो वर्ड आ जाते हैं, हजार आपस में डिपेंडेंसीज हो सकती हैं वर्ड्स की। मैं दो वर्ड की एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा इजी है। अदरवाइज ये हजारों वर्ड्स के आपस में डिपेंडेंसीज बन रही होती हैं, लाखों वर्ड्स की बन रही होती हैं। ठीक है, तो वो जब आ जाएंगी, तो आपके मॉडल को पता होना चाहिए कि दो सिमिलर वर्ड कहां से कैसे मैंने क्या फेच करना है, क्या निकालना है। आप बनाओगे मॉडल अपना, कितने वर्ड्स को ट्रेन कर लोगे, कितने कॉर्पस को ट्रेन कर लोगे, क्या कर लोगे? गूगल, ओपन एआई, क्लॉड, एंथ्रोपिक, एडब्ल्यूएस, उनके साथ कंपीट तो नहीं कर सकते। सो सिंपल वर्ड में, दे हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर एम्बेडिंग मॉडल एज वेल, और उन्होंने ऑलरेडी प्री ट्रेन एम्बेडिंग मॉडल बना दिए हुए हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ आपको ये बोलते हैं भाई हमने मॉडल बना दी है, हमने एक फिल्टर बना दिया है, आप सिर्फ ये काम करो, आप अपना डेटा दो। वो उस डेटा के अंदर से वो उसको पता है कि मेरे कौन सा डेटा आएगा तो मैंने कैसे रेलिवेंसी निकालनी है, बिकॉज वो ऑलरेडी सीख चुका है रेलिवेंसी निकालना। वो उसके एम्बेडिंग्स बनाएगा और आपको एम्बेडिंग्स दे देगा, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ये आप कर रहे हो। अब उसके ऊपर आप जेमिनी का यूज कर लो, ओपन का यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो, और वहां पे आप अपना वेक्टर डेटाबेस बना रहे हो, वेक्टर डेटाबेस का आपका लोकली स्टोर हो रहा है, और आपका वो वेक्टर डेटाबेस डायरेक्टली लिंक नहीं है टू योर एलएलएम, क्योंकि यही तो एक्चुअल पर्पस था। एग्जैक्टली, डोंट री यू कैन नॉट इवन रीइन्वेंट द व्हील ना, यू कैन नॉट, मतलब एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, इट्स नॉट इवन अबाउट टैलेंट। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदे हो, स्टिल यू नीड कैपिटल यार, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एआई में अब ऊपर लेवल पे जाके देखो तो मिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नीचे तो बात ही नहीं हो रही। या आई थिंक सो,
जो पूरा फ्लो था रैग का, वो थोड़ी कोडिंग एग्जांपल के साथ भी और थोड़ा थ्योरेटिकली भी और थोड़ा सा टेक्निकली भी मेरा ख्याल है वो क्लियर हो गया, आई थिंक सो। एम्बेडिंग्स मॉडल क्या होते हैं, कैसे वो पूरा फ्लो वर्क करता है, एक एक चीज़। हम इसको फर्दर फ्यूचर में ऑब्वियसली और चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को इन डेप्थ लेके चलेंगे जब हम लैमेंडेक्स वगैरह को यूज़ करेंगे। बट या अभी तक आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई आके ये बोलता है कि, सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं, अक्सर हमने ये प्रोजेक्ट भी किया था पीआरएस वालों के साथ यूएमटी में ही, कि फॉर एग्जांपल पीआरएस वाले अब कह रहे थे यार हमारे पास 3-4 बड़ी बड़ी बुक्स हैं हमारी, तो हम ये चाहते हैं कि एक चैटबॉट बना दें जिसके अंदर फॉर एग्जांपल क्या हो, यूजर कोई भी आके क्वेश्चन पूछे कि सेमेस्टर फीस कैसे करवाना है, फीस की पॉलिसीज क्या होती हैं, कार्ड गुम हो गया क्या करूं, कोई भी क्वेश्चन जो नॉर्मली आप जाके पीआरएस के हेल्प डेस्क के पूछ रहे होते हो, तो वो सारे आंसर्स हमारी वो 10-5-6 बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन अब वो 5-6 बुक्स 500-600 पेजेस की कौन पढ़े, तो एक चैटबॉट बना दो जो हमें आंसर ला के दे दे। लेकिन वो चैटबॉट हमारा अपना होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, हमें पैसे ज़्यादा ना पड़े, ये सर मल्टीपल उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली। तो उस पे क्या, अब आप खुद उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, अब ऑब्वियसली अभी आप कोड नहीं कर पाओगे, समझ आती है, लेकिन आपके अपने माइंड में फ्लो नहीं बना सकते कि यार ये तो इतना सिंपल है, ऐसे बन जाएगा। आई थिंक सो नाउ यू गेटिंग दैट पॉइंट ना। कि अब आपको मैं आपके बोल लूँ कि फॉर एग्जांपल आपने आपकी डीप लर्निंग का या आपकी फॉर एग्जांपल ऊप की क्लास है, आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास है, डेटा स्ट्रक्चर्स की, एंड डेटा स्ट्रक्चर की क्लास की आपकी कोई पीडीएफ्स होंगी, कोई स्लाइड्स होंगी, कोई डेटा होगा, तो वाई नॉट टू बिल्ड अ चैटबॉट, नाउ चैटबॉट जो स्पेसिफिक ट्रेंड हो आपके कंटेंट के ऊपर जो उस डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ाया जाता है, और आप उससे क्वेश्चंस पूछो। सिंपल चैटबॉट तो आपने लास्ट क्लास में सीख लिया। अब रैग वाला कोड अभी हमने नहीं किया उसको, आई गेट द पॉइंट, लेकिन वो फ्लोस माइंड में आना स्टार्ट हो गया ना, हाउ इट वर्क्स, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या हो रहा है। सो यार बड़ा सिंपल है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है, वो फ्लो। वो आप जब भी मैं कोई प्रॉब्लम आपको बताऊं ना, आपके माइंड में कोडिंग के अलावा एक फ्लो बन जाना चाहिए, एक चार्ट बन जाना चाहिए कि अच्छा यार ये होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर कैसे होगा वो बात की बात है। व्हाट पहले आएगा, हाउ बाद में देख लेंगे। नहीं बुरहान बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। हम तो एसक्यूएल में यार, हम तो रिसेंटली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें एसक्यूएल डेटाबेसेस थे। आपके जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती ही नहीं है ना, तो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, तो उसमें भी काम किया जा सकता है। वर्ड फाइल्स पे पीडीएफ मोस्ट यूज्ड कह सकते हो, मोस्ट कॉमन है, और हम करते भी स्टार्ट पीडीएफ से ही है बिकॉज इट्स इजी। लेकिन आप अपनी वर्ड डॉक ऐड कर सकते हो, पीडीएफ ऐड कर सकते हो, एक्सेल ऐड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना ऐड करना चाहो, इवन वेबसाइट डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ये सामने देखो अगर तुम, तो ये वेबसाइट का लिंक ऐड किया हुआ, ये पोस्ट है कोई गिटहब की, उसने वो ऐड की हुई है। यू कैन डू दिस एज वेल, यू कैन ऐड टेक्सटुअल डेटाबेसेस एंड टेक्स्ट टू एसक्यूएल, बड़े आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो या सब कुछ वो कर सकते हो। बट ये आप स्टार्ट पीडीएफ से पर करेंगे बिकॉज ये इजी है और सब ज्यादा यूज होने वाला है। कोई फायदा हुआ आज के लेक्चर का, मजा आया? मजा वैसे क्या ही आना था। कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ भाई, क्या अगला सवाल पहले ही आ गया मुझे पहले हाँ यार आप बताओ अगला यार, ईद के बाद ही कर लो यार अब। अ, अच्छा मीर हमजा, मैं इस लेक में ना आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, उस पे ऑलरेडी मेरा ख्याल है अभी तक सारी क्लासेस की इवन प्रोजेक्ट की भी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लिंक्स जो हैं हैकाथॉन्स के वो मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट टेक नेस्कॉन और सॉल्यूशन चैलेंज दोनों के, तीनों के विद देयर स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप्स, और या वो भी मैं कर दूंगा, और यूट्यूब की लिंक भी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी या इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो है ना, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट या जो मेन पॉइंट था कि आपको पूरा फ्लो समझ आना चाहिए इन डिटेल, के आप आपको भूले ना, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस जनरेटिव है की बात करनी हो, अब आप सिंपल जाके
ये 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस लेने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, कोड भी लिखना आ जाता है, तो आप जाके फाइवर पे, अपवर्क पे जाके फिर सर्विसेज बेच सकते हो। आप अभी जाके सर्च कर लो, रैक के ऊपर इतने आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि हर बंदा यही बोल रहा है मेरे कस्टम सोल्यूशंस बना दो। आप फॉर एग्जांपल, अब आपको कोई आके बोलता है, कोई पिज्जा शॉप वाला, कोई रिटेल वाला बोलता है, यार मेरे पास ये सारा मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरी कंपनी है, मेरे ना FAQs हैं, 1000 की FAQs हैं मेरे, ठीक है फॉर एग्जांपल। अब वो मेरे कस्टमर सपोर्ट वालों को कॉल कर रहे होते हैं, मुझे बताओ इसकी प्राइस क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, दुकान कब खुलेगी, बंद कब होगी। तुम एक काम करो, तुम एक चैटबॉट बना दो जिसको सब कुछ पता हो मेरे डेटा का, और वो मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड हो, और कोई भी आगे उससे क्वेश्चन पूछे वो उसको आंसर दे देगा, ये चीज अब होगी। तो उसके अगर 20 बंदों की कस्टमर सपोर्ट की टीम थी, अब वो कम हो गए, 5 पे रह गई, 3 पे रह गई। समझ आ रही है? ये हो रहा है दुनिया में। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो हो रही है, इससे ऊपर बड़ी चीजें हो रही हैं अभी। ठीक है, बट या द क्वेश्चन वाज के, हाँ वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी यार, रिगार्डिंग क्लासेस की जो बात है, तो मैं ना थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हो जाऊंगा। उसकी रीज़न है कि आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर। तो आज माशाल्लाह लाहौर में मेरा आखिरी दिन है, तो उसके बाद फिर आई विल गो बैक। तो इस वजह से फिर मैं ऑनलाइन नहीं सुना आ पाऊंगा। तो अब इंशाल्लाह जो है ना, वो हम नेक्स्ट थर्सडे को, वो पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है, नेक्स्ट थर्सडे को ही हम अपनी क्लासेस करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, अब क्लासेस का स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। उम्मीद है 8 बजे क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो या 8 से 9 जो है ना, 9 साढ़े 9 तक आराम से हमारी क्लास चली जाया करेगी। ठीक हो गया, वो मैं ग्रुप में अनाउंस वगैरह कर दूंगा। बट या सो यार, 9 से 10 फिर वो आगे डिलेज में थोड़ा चला जाता है। तो मेरा ख्याल 8 से 9 वाला थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सबके लिए। और तब वो रमज़ान वाला भी वो चीज़ है, ग्रुप में कैसे ऐड होना है। अ, आप अभी कहाँ से ज्वाइन करके आए हो अमीर हमजा? आपने क्लास कहाँ से ज्वाइन की? आपको लिंक कहाँ से मिला था? Okay. बाकी यार खैर, इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में फिर इसको फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को अब हमारी क्लास होगी। अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं सारी, इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके, मुझे आप जहाँ से आपने ये लिंक है, मुझे वहाँ पे ना, आप कॉन्टेक्ट अस नीचे आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाकर करें तो वो मुझे मेल करेंगे डायरेक्टली, मेरे पास ही मेल आएगी, बिकॉज आई एम द लीड। तो वहाँ पे आप मुझे मेल कर ले, मैं आपको ऐड कर दूँगा। या आप मुझे रुके, मैं आपको ना अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, मुझे मैसेज कर दो। 036, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दी, इसको कॉपी कर लो, मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप, आई ऐड। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में मिलते हैं यार। नेक्स्ट थर्सडे को हमारी क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे। लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्रायर प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या इसको देखोगे नहीं तो भूल जाओगे, एक एक चीज़ कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो या दैट्स द होल पॉइंट। चलो, इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलते हैं। सी यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।